वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन कीट्स की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। यानी इसका मतलब है कि जब पोइट ने पहली मर्तबा होमर के उन वर्क्स को पढ़ा जिनकी ट्रांसलेशन चैपमैन ने की थी, तो उस वक़्त जॉन कीट्स के क्या तासुरात थे, उन तासुरात का जिक्र इस पोएम में किया गया है। ये पोएम बेसिकली एक पेट्रार्चन सोनेट है, यानी ये एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा और सेस्टेट का मतलब है 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से 1 ऑक्टेव और 1 सेस्टेट पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। ये पोएम 1816 में पब्लिश हुई, जिसमें हेलेनिज्म का जिक्र किया गया है, यानी ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस का जिक्र किया गया है। पोइट कहता है मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रियम्स ऑफ गोल्ड, यानी मैंने सोने की सल्तनत में बहुत ज़्यादा सफ़र किया। यानी इसका मतलब है कि मैंने अपनी इमेजिनेशन में, अपने तसव्वुरात में बहुत सी सल्तनतों का सफ़र किया है, जिसमें सोने की बनी हुई सल्तनतें शामिल हैं। एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सीन, और मुझे बहुत ही खूबसूरत और आला और दिलकश किस्म की रियासतें और सल्तनतें अपने तसव्वुरात में दिखाई दी। राउंड मैनी वेस्टर्न आइलैंड्स हैव आई बीन, मैं बहुत से मगरबी खित्तों के इर्द गिर्द इन चीज़ों को देखता रहा। विथ बार्ड्स, बार्ड्स का मतलब है पॉइट्स यानी शायर। इनफील्टी टू अपोलो होल्ड, वो शायर जो कि बहुत ज़्यादा फर्मा बरदारी करते थे, बहुत ज़्यादा सबमिसिव थे अपोलो के लिए। अपोलो एक ग्रीक गॉड है जो कि सन और पोइट्री का गॉड कंसीडर किया जाता है। यानी तमाम पोइट्स इंस्पिरेशन और इन्वोकेशन के लिए किसी न किसी ग्रीक गॉड को पुकारते थे। इसलिए पोइट कहता है कि तमाम पोइट्स अपोलो को अपनी शायरी को बेहतर बनाने के लिए पुकारते थे। तो इस तरह से तमाम पोइट्स अपोलो जो कि पोइट्री और सन का गॉड था उसके सामने सबमिसिव थे, उसकी अतात गुजारी करते थे। ऑफ्ट यानी ऑफन, अक्सर। ऑफ वन वाइड एक्सपेंस हैड आई बीन टोल्ड, और फिर मुझे एक वसीओ अरीज इलाके के बारे में बताया गया। दैट डीप ब्रॉड होमर रूल्ड एज हिज डिमेन, जिस पर होमर ने बहुत ही ज़्यादा रकबे पर, बहुत ज़्यादा ज़मीन पर बहुत अरसा हुकूमत की थी। यानी इसका मतलब है कि लिटरेचर जो है ये बहुत ही वसी मैदान है, और इस वसी मैदान पर होमर ने बहुत ज़्यादा देर तक हुकूमत की थी। येट डिड आई नेवर ब्रेथ इट्स प्योर सीरीन, लेकिन मैंने कभी भी इतनी शफाफ हवा में और इतनी साफ़ फ़िज़ा में इससे पहले सांस नहीं लिया था। टिल आई हर्ड चैपमैन, यानी जब तक मैंने चैपमैन को नहीं सुना था स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, जो कि बड़ी बहादुरी और बहुत बुलंद आवाज़ से बोलता है। यानी वो कहता है कि होमर के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको समझ नहीं पाया था, क्योंकि वो एक ग्रीक पोइट था और ग्रीक लैंग्वेज को मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही चैपमैन ने होमर की पोइम्स यानी इलियड और ओडिसी वगैरह को ट्रांसलेट किया, तो मैंने उसकी आवाज़ को सुना। यानी मैंने होमर की आवाज़ को चैपमैन के मुंह से सुना। इसका मतलब है कि चैपमैन ने उस होमर की पोइम्स को ट्रांसलेट किया, तो मैंने उन्हें सुना। तो उसके बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसा कि मैंने बहुत ही साफ़ शफाफ फ़िज़ा में सांस लिया हो। उसके बाद अब पोइट ये बता रहा है कि उसके पोइम्स को पढ़ने के बाद क्या तासुरात थे, क्या एक्सप्रेशंस थे। वो कहता है देन फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ द स्काइज़, मुझे यूँ महसूस हुआ जैसा कि मैं बुलंदों वाला आसमानों का मुशाहदा कर रहा हूँ। व्हेन अ न्यू प्लैनेट स्विम्स इनटू हिज किन, और मुझे यूँ महसूस हुआ कि उसके नॉलेज में, उसके इल्म में बहुत ही वसीओ अरीज़ और एक नए किस्म के सैयारे तैर रहे हैं। यानी उसकी शायरी में मुझे नए जहान, नए सैयारे दिखाई दिए। और लाइक स्टाउट कोर्ट्स, और मुझे एक मजबूत दिल वाला कोर्ट्स दिखाई दिया। व्हेन विद ईगल आइज़ ही स्टेयर्ड एट द पैसिफिक, तो फिर मुझे वो बहादुर कोर्टीज़ दिखाई दिया। अब कोर्टीज़ कौन है? ये एक मैक्सिको का किंग है जिसने पैसिफिक को फतह किया था। तो वो कहता है कि जिस तरह से उस किंग यानी कोर्टीज़ ने उस पैसिफिक को फतह किया था अपनी उकाबी आंखों के साथ, बिल्कुल मुझे भी उस पोइट्री को पढ़ने के बाद मेरी नज़र में भी इतनी ही वसअत आ गई। एंड ऑल हिज मैन लुक्ड एट ईच अदर विद अ वाइल्ड सरमाइज,
और जिस तरह से उस कोर्टिस के आर्मी के तमाम लोगों ने बड़ी हैरानगी और बेचैनी के साथ एक दूसरे की तरफ देखा, साइलेंट, खामोशी से, अपॉन अ पीक इन डैरियन। डैरियन एक ऐसी जगह का नाम है जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को आपस में मिलाती है। तो वो कहता है कि जब कोर्टिस बादशाह के सिपाही डैरियन की चोटी पर खड़े होकर देख रहे थे और उस जगह को फतह करना चाह रहे थे, तो बिल्कुल उसी तरह से ही जब मैंने होमर के वर्क्स को चैपमैन की ज़बान में पढ़ा तो मुझ पर भी नए नए जहान आश्कार हो गए और मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं भी अब पूरी सल्तनत को उस बादशाह कोर्टिस की तरह फ़तह करने के काबिल हो गया हूँ। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी इस पोइम की तमाम लाइंस में टोटल 5 फीट हैं, यानी 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनसट्रेस्ड, सेकंड सट्रेस्ड है और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम है ABBA, CD, 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 यानी फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और 8th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड, थर्ड, 6th और 7th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। उसके बाद 9th, 11th और 13th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि 10th, 12th और 14th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। यानी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है गोल्ड और 4th लाइन का लास्ट वर्ड है होल्ड, गोल्ड होल्ड। इसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है सीन और 3rd लाइन का लास्ट वर्ड है बीन, सीन बीन। उसके बाद 5th लाइन का लास्ट वर्ड है टोल्ड और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है बोल्ड, टोल्ड बोल्ड। उसके बाद 6th लाइन का लास्ट वर्ड है डिमीन और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है सीरीन। उसके बाद 9th लाइन का लास्ट वर्ड है स्काइज, 11th लाइन का लास्ट वर्ड है आइज और 13th लाइन का लास्ट वर्ड है सरमाइज। उसके बाद 10th लाइन का लास्ट वर्ड है कैन, 12th लाइन का लास्ट वर्ड है मैन और लास्ट लाइन यानी 14th लाइन का लास्ट वर्ड है डैरियन, कैन, मैन, डैरियन। इस तरह से इस पोइम की राइम स्कीम है ABBA, CD, CD, CD। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ऑफ गोल्ड, लाइन नंबर 5 में ऑफ टोल्ड, लाइन नंबर 7 में डिड इट्स, लाइन नंबर 8 में आउट लाउड, लाइन नंबर 9 में देन फेल्ट, लाइन नंबर 9 में अगेन लाइक स्काइज, लाइन नंबर 10 में व्हेन कैन, लाइन नंबर 10 में अगेन स्विम्स हिज, लाइन नंबर 13 में वाइल्ड सरमाइज। नेक्स्ट है एंजाममेंट। एंजाममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजाममेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजाममेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि पोइट कहता है राउंड मैनी वेस्टर्न आइलैंड्स हैव आई बीन, मैं बहुत से मगरबी खित्तों के इर्द गिर्द रहा हूँ। अब उन खित्तों में क्या है वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 4 में बयान करता है विद पार्ट्स इन फील्टी टू अपोलो होल्ड, यानी जहाँ पर तमाम जो शोरा हैं, तमाम शायर अपोलो की फरमाबरदारी करते हैं। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। इस पोइम की लाइन नंबर 4 में अपोलो का एलुजन यूज़ किया गया है और लाइन नंबर 6 में होमर का एलुजन, लाइन नंबर 8 में चैपमैन का एलुजन, लाइन नंबर 11 में कोर्टिस का एलुजन और लाइन नंबर 12 में पैसिफिक का एलुजन यूज़ किया गया है। और लाइन नंबर 14 को अगर हम देखें तो इसमें डैरियन का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी किसी एक जैसी खसूसियत की बिना पर 2 मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 9 से लेकर 12 को अगर हम देखें तो इसमें पोइट होमर की पोइट्री को पढ़ने के बाद अपनी फीलिंग्स को कोर्टिस किंग की फीलिंग्स के साथ कंपेयर कर रहा है जब उसने पैसिफिक को कंकर कर लिया था, उसे फतह कर लिया था। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 6 को अगर हम देखें कि लिटरेचर के लिए मेटाफर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 12 में ही स्टेयर्ड एट द पैसिफिक के बाद डैश यूज़ की गई है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में स्टेट्स, सीन, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 6 में डीप, डिमीन।
उसके बाद लाइन नंबर 9 में सम स्काइज। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ट्रेवल्ड और गोल्ड, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में राउंड मैनी आइलैंड्स बीन। लाइन नंबर 7 में नेवर ब्रीथ प्योर सीरीन। उसके बाद लाइन नंबर 8 में हर्ड लाउड बोल्ड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ऑफ गोल्ड, लाइन नंबर 5 में ऑफ टोल्ड, लाइन नंबर 7 में डिड इट्स, लाइन नंबर 8 में आउट लाउड, लाइन नंबर 9 में देन फेल्ट, लाइन नंबर 9 में अगेन लाइक स्काइज, लाइन नंबर 10 में व्हेन कैन, लाइन नंबर 10 में अगेन स्विम्स हिज, लाइन नंबर 13 में वाइल्ड सरमाइज। इसके अलावा पार्ट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि रियम्स ऑफ गोल्ड, गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स, वेस्टर्न आइलैंड्स, बर्ड्स, वॉचर ऑफ द स्काइज, ईगल आइज। इसके अलावा पोइट ने अपनी फीलिंग्स को बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन से काम लिया है, यानी बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया है। तो इस तरह से पोइट ने हाइपरबोली को भी यूज़ किया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इस पोइम में पोइट ने होमर को और इसके साथ साथ चैपमैन को ट्रिब्यूट पेश किया है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। जॉन कीट्स की दीगर पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर जॉन कीट्स की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।